सीटेट पेपर 1 में जो 21 जनवरी को परीक्षा हुई थी बाल विकास की सीरीज में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो यहां पर हम सिर्फ आंसर बताएंगे, पेपर दोबारा होगा ऐसा कह रहे हैं अगर आप, तो इसके लिए आप हमें नोटिफिकेशन कोई आया हो सीबीएसई की तरफ से तो हमें भेज दीजिएगा ताकि हम भी श्योर हो जाएं और सबको यही बताएं कि पेपर दोबारा होगा। ठीक है, जिसके पास भी प्रूफ हो, कोई लिखित में स्टेटमेंट हो सीबीएसई का, वो प्लीज हमें भेज दे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर दोबारा होगा, है ना। जिसको भी ये लग रहा है कि पेपर दोबारा होगा, अगर कोई स्टेटमेंट है तो जरूर हमें भेजिएगा। फिलहाल पहले प्रश्न में आंसर क्या होगा, नहीं माना जाएगा आपसे पूछ रहा है, तो तुलना करना गलत होता है, यही इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगर हम सीरीज की बात करें, कौन सी सीरीज है ये, एक बार हम देख लेते हैं। एल सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप मिला सकते हैं इससे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत से कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, संगीतमय का संबंध रचना से नहीं होगा। दूसरे प्रश्न में अच्छा पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है संगीतमय, क्योंकि जब आप कोई रचना करते हैं तो उसका संबंध हो जाता है यहाँ पर संगीतमय से, तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि तार्किक गणितीय का संबंध नृत्य से नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक में दूसरों को समझने के बारे में कहा जा रहा है, जबकि ये अपने से संबंधित होता है, स्वयं की मनोदशा को समझने से संबंधित होता है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। प्रश्न संख्या 3। देखिए, अगर आप फेल होते हैं या पास होते हैं तो इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएं, ना कि किसी बाहरी कारक को। तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बाहरी आरोपण नहीं होगा, किसी बाहरी व्यक्ति को आप अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझ करके आउट किया, जीन पियाजे के अनुसार। अब बच्ची को यहां पर लग रहा है कि रस्सी में जान है, यह विशेषता किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, यह संबंधित है प्री ऑपरेशनल स्टेज से, पूर्व चलन अवस्था से। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल सीखते हैं, यह दर्शाता है कि विकास। अराजक तो कुछ होता नहीं है, रेखी नहीं, शीर्षगामी यहां पर होगा नहीं, आंसर होगा समीप दूराभिमुख। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो समस्या समाधान का संबंध होता है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। अगला यहाँ पर, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये कथन गलत है, क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। हाँ, विकास की प्रक्रिया जरूर आप पढ़ते हैं कि निरंतर चलती रहती, लेकिन सार्वभौमिक हो, सभी में एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा पहला, ए सही है, लेकिन 4 आर गलत है, ये चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। बताइए, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय, तो मूर्त वस्तुओं की जरूरत होती है, बच्चों को हम वस्तुओं को दिखा करके चीजों को सिखाते हैं और समझाते हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, आपका 8वें प्रश्न में सही जवाब होगा, जब शिक्षक अमूर्त धारणाओं को संदर्भित करने के लिए, जैसे बच्चों को कुछ भी ऐसा सिखाना है जो अमूर्त है, उसको सामने हम मतलब नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ठोस उदाहरण के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। देखिए, मानकीकृत और निष्क्रिय यहाँ पर सही नहीं होगा, उत्तर होगा सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऑथेंटिक टास्क पर आधारित हो लर्निंग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10,
कथन है यहाँ पर कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर कह रहा है उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सुगम बनाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऋचा इसके स्टडी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पर आपको मिलेगा जो व्यक्तिगत आनंद से आए। बाहरी पुरस्कार, दंड, ये तो बाहरी हो गया, ये भी बाहरी हो गया, तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में गलत है? सही नहीं का मतलब क्या हो गया? गलत है। तो अधिगम पूर्व ज्ञान ये सही है, स्कीम्स पुनर्गठन ये भी सही है, सामाजिक क्रिया ये भी सही है। गलत वाला यहाँ पर ये है कि अधिगम एक क्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है, तो ये कथन गलत है अधिगम के बारे में। अधिगम कोई प्रोडक्ट नहीं है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में पहला सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो समीपस्थ विकास के बारे में यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही दिया गया है। अंग जो होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आपने पेपर दिया था तो आंसर की मिला, ये नहीं दिया था तो देखिए कि क्या कुछ बदलाव हो रहा है। जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें किस तरीके का बदलाव आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। टॉपिक वही है, थ्योरी वही है, सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका यहां पर अपडेट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 के लिए पूछा जा रहा है फीडबैक प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? प्रश्न संख्या 14, तो यह व्यापक और सामान्य होती है, ऐसा नहीं कि यह सिर्फ अंत में ही दी जाए, सिर्फ परिणाम पर ही केंद्रित हो, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य का मतलब आप यहां पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं डिस्लेक्सिया। तो 15वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगर आप ध्वनि के बीच अगर आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने से संबंधित समस्या होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को अपना ही लाभ देखते हैं? अपने लाभ के बारे में बच्चे कब सोचते हैं? बताइए। चलिए हम ही बताते हैं फटाफट से सारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो आंसर है वो है पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, जो आपकी स्टेज होती है, 3 लेवल इन्होंने बताए हैं, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उसी के अंतर्गत पहले चरण, पहले स्तर के दूसरे चरण में। नमस्ते राधिका, इसकी स्टडी सभी का स्वागत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आलंबन, यहां पर एक नया शब्द देखने को मिला, स्कैफोल्डिंग को इन्होंने हिंदी में आलंबन नाम से प्रयोग किया है। 17वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा ये सभी जो है ए बी सी डी, ई को छोड़ करके, क्योंकि ई रटने की बात करता है, ये सभी स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। आगे कहा जा रहा है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, तो आप सभी जानते हैं संरचनावादियों का मानना है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना का निर्माण करते हैं, तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला है 19वां प्रश्न, ये आंसर की हमें कल ही डिस्कस करनी चाहिए थी, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए। 19वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। ये प्रश्न 2019 में लगभग हर सेट में पूछा गया था, उसी प्रश्न को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जजों को छोड़ करके सभी का यही मानना है कि ये पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस पर देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। हाँ, खबरें तो आई हैं लेकिन सीबीएसई का इस पर कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, यानी अगर लीक हुआ होगा तो सीबीएसई इस चीज को इग्नोर करेगा, नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर इस पे फिलहाल स्टार लगाइएगा, देखते हैं इस पर आयोग क्या आंसर देता है। इस प्रश्न का विकल्प सही नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आर सही है और ए गलत है, ऐसा कोई विकल्प दिया नहीं है। यहाँ पर आर सही है और ए गलत है, ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी है विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। 21 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न में आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, ये जो है समावेशी शिक्षा के बारे में गलत है क्योंकि निश्चित नहीं होता है कुछ भी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार चीजों को कंटिन्यू करते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो जहां पर तर्क और चिंतन, समस्या समाधान आ जाएगा, इसका संबंध होगा संज्ञानात्मक विकास से। 24वां प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? प्रश्न संख्या 24, गंभीर रूप से मूल्यांकन। 24वें प्रश्न में आपका आंसर होगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय। भाई, गंभीर रूप से मूल्यांकन आप तभी कर पाएंगे जब आपसे कोई व्यक्तिगत राय मांगी जा रही हो, सरल भाषा नहीं, सारांश नहीं। तीसरा आंसर यहां पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपसारी चिंतन डैश है। देखिए, अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? जिसमें कई सारे उत्तर हों, और अभिसारी चिंतन एक ही पर आधारित होता है। तो यहां पर 25 में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। लिव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच की बात करते हैं तो यहां पर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ऐसे बच्चे जो वंचित हों। 27वां प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा। यहां पर समूह में विभाजित किया जा रहा है इसलिए गलत है, अलगाव की बात की जा रही है इसलिए गलत है, रूढ़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसलिए गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा विकल्प। 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, रस्सी कूदने में उसकी बहन। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने खूब सारे प्रैक्टिस में किया होगा। ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि एक अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो बाधिता जैसे आप पढ़ते हैं दृष्टि बाधिता है ना, श्रवण बाधिता, तो ये एक सामाजिक स्थिति है और अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति। हालांकि इसमें आयोग का आंसर ही सर्वमान्य होगा, इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी में 30 में आपके क्या कुछ सही रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।